दूरदर्शन शिमला देख रहे सभी दर्शकों का कार्यक्रम कानूनी सलाह में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज जिस कानूनी विशेषज्ञ से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, चलिए उनसे मिलते हैं। तो कार्यक्रम में अतुल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अतुल जी, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को अपना कुछ संक्षिप्त परिचय दें। मेरा नाम अतुल शर्मा है और मैं मूलतः चौपाल का रहने वाला हूँ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शिमला और हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी, तो कानून में आपकी रुचि किस तरह से डेवलप हुई? इससे पहले मैंने बीकॉम किया है कोटशिला महाविद्यालय से, तो उसके बाद वैसे ही यहाँ पे कुछ फिक्स वैसे होता नहीं है, पर कि हम एक ही फील्ड की पढ़ाई करेंगे। तो धीरे धीरे रुचि कानून के विषय में आई और फिर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से मैंने लॉ की और 2017 में मेरी लॉ कंप्लीट हुई जी। और उसके बाद मैं लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। चलिए, तो आज का जैसा हम सब जानते हैं कि हम बाल संरक्षण अधिनियम पर चर्चा करेंगे। तो बाल संरक्षण अधिनियम, जिसको पॉक्सो से भी जाना जाता है, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं कि इसकी आवश्यकता, इस कानून को इंट्रोड्यूस करने की मूलतः क्या आवश्यकता पड़ी होगी? देखिए, सबने देखा ही है कि भारत देश के अंदर पहले भी और आज भी लगातार महिलाओं के साथ अपराधों के मामले और बच्चियों के साथ ऐसे अपराधों के मामले लगातार आते रहते हैं और यहाँ पर एक पुरुष प्रधान समाज भी रहा है। लेकिन कुछ समय से जब 1990 के बाद लगातार बच्चियों के साथ अपराधों के मामलों में बहुत ज़्यादा वृद्धि भारत देश के अंदर हुई जी। तो और कुछ समय पहले ये जब बहुत ज़्यादा जघन्य अपराध बच्चियों के साथ इस देश में हुए, तो 2012 में प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस इस प्रकार का एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें जो 18 साल से कम के लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए ये कानून बनाया गया है। और इसके बाद और भी जघन्य अपराध देश के अंदर होते रहे, तो एक भारत सरकार ने स्पेशल ऑर्डिनेंस ला करके इसमें जो बहुत ज़्यादा जघन्य अपराध है उसमें मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास की सज़ा का भी प्रावधान किया है जी। अगर मैं व्यक्तिगत या निजी तौर पर आपसे एक सवाल करूं कि ये जो कुछ समय से हम देख रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत जघन्य अपराध जो श्रेणी है उसमें ये सब आते हैं, तो ये इतना राइज क्यों हुआ है? रोज़ हमें कोई ना कोई ऐसी खबर सुनने को मिलती है जिससे हम विचलित हो जाते हैं। क्या इसमें हमारा एज अ सोसाइटी कुछ रोल होना चाहिए, या ये सरकारी तौर पर कोई लूप होल है जिसका फ़ायदा ऐसे लोग उठाते हैं? इसके लिए तो मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव होना चाहिए। करेक्टर या जो मॉरल वैल्यूज़ हमारी है उसके बारे में ज़्यादा पढ़ाई हमारी होनी चाहिए। सिर्फ मतलब किताबें पढ़ने से या साइंस या लॉ करने से या किसी भी विषय के बारे में पर्टिकुलर पढ़ाई करने से आपकी मॉरल वैल्यूज़ डेवलप नहीं हो सकती। उसके बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ाएं अपने बच्चों को, या जो लड़कियां हैं वो अपने भाई को, सबको घर में इस प्रकार की शिक्षा दे कि जिस प्रकार से हमारी बहनें हैं उसी प्रकार से दूसरों के भी बच्चे हैं, बहनें हैं। इस प्रकार की शिक्षा अगर देश में दी जाएगी तो ये अपराध रुक सकते हैं। कठोर कानून बनाने से या इस प्रकार से मुझे नहीं लगता कि अपराध रुक सकते हैं जी। एक ये अंतर भी देखा गया है, जैसे अगर विदेशों में किसी भी तरह का क्राइम होता है, जो जैसे हम कहेंगे ना, एक स्टैंडर्ड, वेदर इट इज़ इन एजुकेशन या सैनिटेशन और लीगल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनके बहुत हाई हैं। कानून यहाँ भी बनते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पर प्रोबेबली इन इंडिया वी आर वेरी वीक। हाँ, वो तो है ही। यहाँ पर मतलब बहुत से लोग अपनी बेइज्जती की वजह से, भाई इज्जत हमारी नहीं रहेगी, या मैंने कहा पुरुष प्रधान समाज है, लड़की की कल को शादी भी करवानी है, इस तरह की सोच को लेकर हमारा समाज आज भी इस देश में चलता है और बहुत सारे मामले उजागर ही नहीं हो पाते। बहुत कम मामले आज के समय में भी न्यायालय तक या पुलिस स्टेशन तक पहुंच पाते हैं जी। यानी कि एक अंदर से ही सोसाइटी को झकझोरने की ज़रूरत है, एक चिंतन करने की और एक मंथन करने की आवश्यकता है कि हम खुद विश्लेषण करें, आत्मविश्लेषण। प्रॉपर एजुकेशन देने की भी आवश्यकता है। बच्चों को भी इसकी प्रॉपर एजुकेशन मिले जी। और प्रॉपर डेवलपमेंट उनकी शुरू से होगी। कोई भी किसी भी बच्चे के साथ यदि इस प्रकार का अपराध होता है तो उसको किस तरह से उसकी रिपोर्ट कहाँ करे, वो उसको कैसे पुलिस तक पहुँचाए, या अपने पेरेंट्स को भी ये होना चाहिए कि अगर उनके बच्चे के साथ ऐसा कोई किसी भी प्रकार का अपराध होता है तो उसको छुपाए नहीं, उसको न्यायालय के समक्ष लाए। जी, बहुत बढ़िया।
अच्छा अतुल जी, अब मैं जानना चाहूँगी, जैसे आपने इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर थोड़ा दर्शकों को आपने इनलाइटन किया। अब मैं जानना चाहूँगी, जैसे अगर किसी बच्चे के साथ या कोई विक्टिम अंडर दीज कैटेगरीज ऑफ क्राइम कोई होता है या बनता है, तो उसे किस तरह से जो है लीगल मशीनरी को अप्रोच करना चाहिए, या उसे उसके कोई छोटा बच्चा है, जैसे स्पेशली क्योंकि पॉक्सो जो है छोटे बच्चों के लिए कानून है, तो उसका जो सपोर्ट सिस्टम है, पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जानने वाले जो भी हैं आसपास के, वो किस तरह से उसको एनकरेज कर सकते हैं सच बोलने के लिए और प्रेरित कर सकते हैं, और ये बात सिर्फ न्याय के लिए नहीं, लेकिन ताकि आइंदा भी समाज में ऐसे जो गलत काम है वो ना हो, उसको एक जुडिशल प्रोसीजर से उसको न्याय दिला सकते हैं। इस पर थोड़ा बताइए। देखिए, इसमें तो बच्चों के लिए आज बहुत सारे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी है जी, उस पर भी वो रिपोर्ट कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, और पेरेंट्स को भी अवेयर होना चाहिए जो जिस एक्ट की हम पर बात अमूमन कर रहे मैंने हैं। देखा ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर्स या विमेन हेल्पलाइन नंबर्स, या तो ये एंगेज रहते हैं या आप उन पे कॉल करते हैं, कोई अटेंड नहीं करता है, तो ये एक तरह का बिल्कुल रिडंडेंट सा जो है। अलग से एक जुवेनाइल पुलिस का भी गठन किया गया, वहाँ भी आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, जी, या पेरेंट्स को बोलेंगे, पेरेंट्स को भी अवेयर होना चाहिए, वो भी इसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाए। और इसमें ये प्रावधान है पॉक्सो के अंदर कि कोई भी बच्चा अगर किसी के साथ, किसी बच्चे के साथ, बच्ची के साथ इस प्रकार का अपराध होता है, वो पुलिस स्टेशन में केस करने जाता है, या किसी भी माध्यम से अपनी कंप्लेंट, वो चाइल्ड हेल्पलाइन या किसी भी माध्यम से अपनी कंप्लेंट वो करता है, तो उसकी पहचान सबसे पहले गोपनीय रखी जाएगी। उसकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी, उसकी परिवार की पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी, या रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग भी है जिससे उसकी मानहानि हो सकती है, ऐसी सभी पहचान जो है गोपनीय रखी जाएगी। इस एक्ट के तहत ये प्रावधान है। ये पुलिस की ड्यूटी होगी, जो भी पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करती है। साथ में अगर कोई बच्चा कंप्लेंट करने के लिए जाता है, तो पुलिस स्टेशन के अंदर उसको ऐसा एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा। मतलब सबसे पहले तो ये है कि पुलिस स्टेशन में इसमें बुला नहीं सकते बच्चे को, तो उसके घर पे ही पुलिस आएगी, वहीं पे वो उसकी रिपोर्ट जो है दर्ज करेगी, जिस भी भाषा में वो बोल सकता है आसानी से, जिस भाषा में वो समझा सकता है, उसी तरह से उसकी FIR जो है दर्ज की जाएगी। उसको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा, और रात्रि में किसी तरह की पूछताछ नहीं की जा सकती। पहचान उसकी गोपनीय रखेगी, और यदि उसको किसी फैमिली मेंबर से भी किसी प्रकार का खतरा है, रिश्तेदार से है, उसको लगता है, तो उसकी सुरक्षा भी पुलिस तय करेगी। ये सारे प्रावधान पॉक्सो के अंदर जी। अच्छा, जैसे आप बच्चे पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो क्या उनको अटेंड करने के लिए अलग से कोई पुलिस सेल होता है, या अलग से कोई ऐसा? हाँ, मैंने बोला कि इसमें ऐसा प्रावधान है कि वैसे तो बच्चे को पुलिस स्टेशन बुलाएगी नहीं, अगर कंप्लेंट करता तो उसके घर जाएगी। दूसरा, वर्दी में पूछताछ। एक वर्दी का मान लो अगर डर, एक हो सकता है बच्चे के अंदर डर हो, तो वर्दी में भी पुलिस वाले पूछताछ नहीं करेंगे। अगर कोई बच्ची है तो स्पेशल जो है महिला पुलिस ऑफिसर ही इस मामले की जांच करेगी, उससे पूछताछ करेगी जी। इस तरह का प्रावधान इसमें किया गया। उसके बाद अगर एक जो कोर्ट में 164 का बयान दर्ज किया जाता है, वो भी अगर किसी बच्ची का होगा तो वो भी महिला जज के सामने ही होगा, उसको गोपनीय रखा जाएगा। कैमरा प्रोसीडिंग बंद कमरे के अंदर उसकी भी की जाती है। इस तरह का प्रावधान इसके अंदर किया गया। जी जी। अच्छा, जैसे हम पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे, अगर कोई बच्चा कंप्लेन करता है, अक्सर हम इंडियन फैमिलीज़ में ऐसा देखते हैं कि बच्चे को चुप करा दिया जाता है, लड़कियों को खास तौर से, कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, भूल जाओ। पेरेंट्स इस मामले को या तो बढ़ाना नहीं चाहते, या वही जैसे आप कह रहे हैं बेइज्जती के डर से वो इस बात को उजागर नहीं करना चाहते। मुझे लगता है ये आज गिवन द टाइम्स वी आर लिविंग इन एक बहुत ही गलत अप्रोच है, क्योंकि एक जो मानसिकता है, रूढ़िवादी मानसिकता, ये हमें कहीं भी आगे तरक्की की तरफ नहीं ले जाएगी। अगर आपके बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है पेरेंट्स की, आप उसकी बात को सुनो। अगर बच्चा घर में ही नहीं बताएगा, अगर आप उसके पेरेंट्स होकर ही, उसके अभिभावक होकर ही उसकी बात नहीं सुनोगे, तो फिर कौन उसकी बात सुनेगा? सबसे पहले तो ये, इसके लिए तो फैमिली में एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए जी। एक ऐसा वातावरण घर के अंदर हो कि बच्चा आपसे डरे नहीं, और खुल के आज भी अगर हम देखेंगे तो जितने भी जो ये सेक्सुअल ऑफेंसेस होती है, इसमें खुल के बातें बच्चे नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स के सामने। इस तरह का एनवायरनमेंट आज भी हमारे समाज के अंदर है, तो इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, और कहीं भी गलत हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट या जो भी FIR मैंने बताया वो करनी चाहिए। अगर पेरेंट्स भी ऐसा नहीं करते हैं, या ऐसा कोई अपराध किसी बच्चे के साथ होता है, उसके माँ बाप भी उसको छुपाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें भी इसके लिए भी लगभग 6 महीने की सज़ा का प्रावधान उनके लिए भी हो सकता है। या समाज में किसी भी व्यक्ति को पता है, या मीडिया में किसी को पता है, वो इस बात को छुपाने का प्रयास करते हैं, छुपाते, तो उसके लिए भी पॉक्सो के अंदर सज़ा का प्रावधान किया गया है जी। एक बच्चे की जो साइकोलॉजी होती है, इस पर भी हम थोड़ी बात कर सकते हैं। जैसे बच्चा होता है, बड़े कोमल
चित्त का होता है। तो कई बार बच्चों को पता नहीं लगता उनके साथ क्या किया गया है, गलत सही, उनको इस बात का पता ही नहीं होता हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन कई बार आगे करके ये बातें रिसर्फेस करती हैं, व्हेन दे क्रॉस द 20s एंड 30s, कई बार उनको तब ये मेमोरी में आगे चलता है एंड देन दे फाइट फॉर जस्टिस। इंडिया में इतना नहीं होता, लेकिन इन अब्रॉड बहुत केसेस आते हैं व्हेन दे रियली वेरी स्ट्रांगली फाइट बैक और उन्हें जस्टिस मिलता है। क्योंकि उस वक्त वो या तो डर से बच्चे को दबाकर धमकाकर गलत हो जाता है उसके साथ, बच्चा समझ भी नहीं पाता, बता भी नहीं पाता, कोई सुनता भी नहीं है। लेकिन आगे चल के इन लोगों को सच में वो उनके अंदर जो फीलिंग्स होती हैं ना, वो उनको दे ट्रबल देम इवन इन एट एन एडवांस स्टेज हाँ, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपका बच्चा कुछ बोल रहा है, संकेत भी कर रहा है, तो आप बहुत संवेदनशील होकर उसकी बात को सुनिए, उस संकेत को सुनिए। हाँ, बिल्कुल सुनना चाहिए। एक अच्छे अभिभावक का यही चिन्ह है। बिल्कुल। इसके अलावा स्कूलों में भी इन विषय पर पढ़ाया जाना चाहिए कि अगर आपके साथ इस प्रकार का कुछ भी, आपको गलत तरीके से कोई टच कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये इस बारे में अवेयर एक स्कूल में भी, एजुकेशन सिस्टम में भी हमारा थोड़े से बच्चे के लिए होना चाहिए, पेरेंट्स भी अवेयर करें। दूसरा, पॉक्सो के अंदर ही प्रावधान मैंने बताया कि इसमें भी एक प्रावधान है कि जैसे अगर कोई अन्य अपराध होता है तो 24 घंटे के अंदर हम FIR करवाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ हुआ है जी, उस समय आपको पता नहीं लगा, या आप किसी डर के कारण चुप रह गए, FIR नहीं करवा पाए, या आपके पेरेंट्स ने आपको रोक दिया, तो किसी भी समय जब आपको लगता है तो किसी भी समय इसके बारे में आप FIR करवा सकते हैं, केस दर्ज करवा सकते हैं किसी भी समय। अगर 6 महीने भी हो गए तो भी आप करवा सकते हैं। जी जी। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो ऑफेंसेस की कैटेगरीज़ हैं, जैसे किस तरह के ऑफेंसेस देखने में आते हैं कि बच्चों के साथ होते हैं, जो श्रेणी में पॉक्सो की श्रेणी में आते हैं, इस पर थोड़ा बताइए कि मतलब कितने जघन्य अपराध या मिनिमम मैक्सिमम क्या कैटेगरीज होती हैं? इसमें 18 वर्ष से कम की आयु के बच्चों के लिए ये पॉक्सो एक्ट बना है। तो 18 वर्ष से कम आयु के लड़का या लड़की जो भी है, तो उसके साथ किसी भी प्रकार का दुष्कर्म होता है या दुष्कर्म करने का प्रयास किया जाता है, या उसको किसी भी प्रकार की अश्लील वीडियोस दिखाई जाती है, या फिर उसको किसी भी प्रकार का प्रलोभन दिया जाता है अश्लील चीज़ें करने के लिए, या फिर बच्चे को पोर्नोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है, या आपको मैंने बोला गलत तरीके से कोई छूता है, या किसी प्रकार से आपको आपकी वीडियो या ऑडियो बना करके आपको ब्लैकमेल करता है, ये सभी अपराध जो है इसकी श्रेणी में आते हैं। इसमें सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 11 तक ये सारी चीज़ें दी गई है, अलग अलग है। सेक्शन 3 में एग्रीवेटिव प्रिवेंटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, सेक्शन 3 में प्रिवेंशन लैंगिक हमला जिसे कहते हैं, सेक्शन 4 में इसकी सजा है, सेक्शन 5 में एग्रीवेटिव प्रिवेंटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। तो इसमें अलग अलग से, तो जो हमारा प्रिवेंटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करता है तो ये सारी इस श्रेणी में आता है। तो जो एग्रीवेटिव प्रिवेंटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, सेक्शन 5 के अंडर जो आता है गुरुतर लैंगिक हमला, उसमें कोई अधिकारी या कोई भी डॉक्टर या ऐसे व्यक्ति आपके साथ दुष्कर्म करता है, या उसके कारण आपका मानसिक या शारीरिक आपको हानि होती है, दुष्कर्म के बाद आपकी हत्या करने का प्रयास करता है, या दुष्कर्म के बाद कोई लड़की है वो गर्भवती हो जाती है, ये सारे अपराध इस श्रेणी में आते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो इसमें आजीवन कारावास, जो एक्यूज की डेथ मैक्सिमम लाइफ होगी, जो जितना भी हो जीता, या फिर डेथ सेंटेंस का भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो अलग अलग सज़ा है। अगर पोर्नोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं उसमें अलग सज़ा, इस तरह की अलग अलग सज़ाएं इसमें दी गई। मैक्सिमम डेथ पेनल्टी पॉक्सो के अंडर हो सकती है। जी, अच्छा, जैसे हम श्रेणियों की बात कर रहे हैं, इस पे मैं थोड़ा विस्तृत से जानना चाहूँगी कि जैसे छोटा बच्चा कोई है, वो कैसे अपने माता पिता को बता सकता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। मतलब जो बच्चों को तो क्योंकि समझ भी नहीं होती, तो पेरेंट्स किस तरह से बच्चे के संकेत को समझें? देखिए, अगर तो बहुत छोटा बच्चा होगा वो तो कहाँ बता पाएगा जी, जैसे अगर 15, 16, 14, 15 साल का भी है। हाँ, 14-15 साल के बच्चे को तो काफ़ी समझ होती है, वो तो किसी डर से या ऐसे नहीं बताएगा, वो ऐसे बताएगा तो उनको, अगर पेरेंट्स को बताता है तो उसको केस उसका फाइल करे पेरेंट्स। या उसको मैंने पहले भी कहा कि इस विषय में तो हमारे स्कूलों में भी एजुकेशन होनी चाहिए, और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को अवेयर करें और बच्चों का ध्यान भी रखें कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। तो या आप जो कह रहे हैं, अगर कोई इस प्रकार का
बच्चा चुप रह रहा है या कोई उनका पेरेंट्स ही समझ सकते हैं बच्चे की भावनाओं को। तो अगर ऐसा कोई भी मामला सामने आता है तो उसको पुलिस या न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए। जी हाँ, एक्चुअली चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चा चुप चुप क्यों रहता है या क्यों गुमसुम रहता है या ज़्यादा मिक्सअप नहीं होता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है। हाँ बिल्कुल, वो जब आपका बिहेवियरल डेविएशन किसी तरह से होता है तो निश्चित तौर पर उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है। हाँ, वो तो पेरेंट्स ही अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकते हैं, चाहे वो कोई इस तरह का ऑफेंस ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ इमोशनल रीज़न उसके पीछे ज़रूर होता है। जब हम देखते हैं कि बच्चे, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बताते नहीं हैं संकोच से या डर से या जो भी है, और डिप्रेशन में चले जाते हैं। आजकल तो बहुत कॉमन है डिप्रेशन, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उनका कुछ बड़ा घातक, आत्मघातक हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन है या मैसेज के माध्यम से भी बच्चा किसी भी तरह से, आज अगर आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी में बच्चे बहुत आगे निकल गए हैं, 4-5 साल के बच्चे भी फ़ोन चला लेते हैं सारी चीज़ों में। तो इसीलिए एक ऐसा माध्यम बनाया गया है कि किसी भी प्रकार से वो अपनी सूचना पुलिस तक दे सकता है बच्चा। उसके बाद की जो जिम्मेवारी है वो पुलिस की तय की गई है। उसके घर आएगी, उसकी ठीक से काउंसलिंग करेगी, उसको सिक्योरिटी की आवश्यकता है तो सिक्योरिटी देगी, उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, किसी को भी उसकी पहचान नहीं बताई जाएगी। जो केस भी आपका चलेगा, मान लो पॉक्सो के अंदर जो ट्रायल आपका चलता है उसमें भी स्पेशल कोर्ट का प्रोविज़न किया गया है कि अलग से जो सेशन जज है उनको स्पेशल पावर्स दी गई है कि वो इस मामले का विचारण करेंगे। ऐसे ही जो सरकारी वकील होते हैं, मतलब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसकी प्रैक्टिस कम से कम 7 साल की हो जी, वो इस केस को बच्चे की ओर से लड़ेगा, फाइट करेगा। तो इस तरह के बहुत से प्रावधान है। अगर एविडेंस स्टेज पे जब केस जाता है तो उसमें भी मैंने पहले भी कहा कैमरा प्रोसीडिंग होगी, बंद कमरे के अंदर उसकी प्रोसीडिंग होगी। जो उसमें एक्यूज्ड है उसको विक्टिम को नहीं दिखाया जाएगा, उसको अलग से रखा जाएगा जब पेश किया जाता है। या जब वो केस भी दर्ज करता है उसमें भी विक्टिम जो है वो एक्यूज के संपर्क में ना आए, ये भी पुलिस तय करेगी। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। और केस चलता है उसमें भी पुलिस या कोर्ट उसकी पहचान को सार्वजनिक कभी भी नहीं करेगी जी, जिससे उसकी मानहानि ना हो या उस पर गलत इफेक्ट ना पड़े समाज के अंदर। तो कभी भी, मतलब अगर इस डर से कोई केस ना करे कि समाज में पता चल जाएगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उसके लिए भी पूरे प्रावधान किए गए हैं कि पहचान को गोपनीय रखा जाए। तो एविडेंस जब चलेगी तो क्रॉस एग्जामिनेशन भी जब होगी तो वो कोई ऐसे क्वेश्चन बच्चे से ना पूछे, और वहाँ कोर्ट के अंदर भी एक फ्रेंडली वातावरण क्रिएट किया जाए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर तय की जाती है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे अब कि पॉक्सो के अंडर रेप जैसे जघन्य अपराध भी आते हैं क्या? बिल्कुल, रेप मैंने कहा कि जो ये सेक्शन 5 के अंडर जो आता है एग्रीवेटेड प्रिवेंटिव सेक्सुअल असल्ट, तो रेप बिल्कुल इसके अंडर आता है। और इसमें किस तरह का अपराध है, आजीवन कारावास, या मैंने कहा कि अगर 12 साल से कम आयु की बच्ची के साथ इस प्रकार की घटना होती है तो उसमें डेथ सेंटेंस का प्रोविज़न है कि उसको फांसी की सज़ा हो सकती है अगर 12 साल से कम की। 16 साल से कम की बच्ची के साथ अगर ऐसा अपराध होता है तो उसमें भी आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है। या किसी के साथ रेप के बाद उसकी हत्या की जाती है उसमें भी मृत्युदंड का प्रावधान हमारे इस एक्ट में किया गया है। जी जी, जैसे आप कह रहे हैं रेप के बाद मृत्यु हो गई, तो अब जो विक्टिम था वो तो ही इज़ नॉट ही इज़ नॉट देयर टू फाइट फॉर हिमसेल्फ, तो उसके बिहाफ पर कौन है जो केस लड़ सकता है? उसके बिहाफ पे उसके पेरेंट्स लड़ेंगे, और जिसने देखा होगा केस तो सरकार लड़ती है जी। जो भी है, अगर किसी के साथ भी ऐसा हो जाता है, किसी भी केस में किसी की डेथ हो जाती है विक्टिम की, तो सरकार उसके बिहाफ पे केस लड़ती है। तो उसमें जो स्पॉट विटनेसेस है या जो भी जिन्होंने भी इस अपराध को देखा है या जिनको इसकी कुछ सूचना है या शंका है, तो उन सभी को उसमें गवाह बनाया जाएगा और पूरा प्रोसीजर चलेगा जी, इस तरह का होता जी। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने अतुल जी। अच्छा, अब मैं जानना चाहूँगी कि जो कंप्लेनेंट होता है इसके कुछ मौलिक हक अधिकार हम बोल सकते हैं, जैसे कि उसकी प्राइवेसी या निजता, उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या स्कोप्स हैं, थोड़ा इस पर बताइए। बिल्कुल, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी दोनों। कंप्लेनेंट की मैंने पहले भी आपको इसमें एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा। तो अगर कोई भी व्यक्ति कंप्लेन करता है, उसकी जो है ये जो भी सूचना देता है उसको गोपनीय रखा जाएगा, उसकी पहचान कभी भी सार्वजनिक नहीं की जाती है जी इसके अंदर। और अगर बच्चा भी कंप्लेंट करने जाता है उसकी पहचान भी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। तो इस तरह का ये पुलिस की ड्यूटी बनती है। और कोर्ट के अंदर भी जब मैंने बोला तो अलग से प्रोसीडिंग होती है, कैमरा प्रोसीडिंग। जब बयान भी होंगे तो उसके बारे में भी सिर्फ 2 एडवोकेट अंदर होंगे, जज होंगे, बाकी रीडर होंगे, उसके अलावा कोई भी इसमें
उपस्थित कोर्ट में भी नहीं होगा। और जब पूरी पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी होगी उसके दौरान भी पुलिस ये तय करेगी कि सारी जो इस केस की बातें हैं वो गोपनीय रखे जाए। और अगर सेफ्टी की बात करें या सिक्योरिटी की बात करें बच्चे की, इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स भी बच्चे को केस करने से मना करते हैं जी, या डराते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि मैक्सिमम जो 80% केसेस है वो परिवार के सदस्य या रिश्तेदार ही है इस मामले में कम, जो ये पॉक्सो के केसेस होते हैं तो रिश्तेदार या फिर हमारे जान पहचान के जो लोग हैं परिवार के वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि भाई पेरेंट्स भी चाहते हैं कि समाज के समक्ष उजागर ना हो, तो इसके लिए भी अगर आवश्यकता पड़े बच्चा इस प्रकार की कोई FIR करता है तो उसके लिए भी अलग से उसको कहाँ रखना है आश्रम में या जहाँ भी बच्चे को तय करेगी पुलिस, जहाँ भी रखना है उसको सिक्योरिटी भी दी जाएगी। उसकी जब तक भी उसको सिक्योरिटी की आवश्यकता है या जब तक वो बालिग नहीं हो जाता तब तक भी उसकी पढ़ाई, सिक्योरिटी, सारी चीज़ों के इसके लिए ये सारा प्रोविज़न इसके अंदर किया गया। जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उसकी सुरक्षा भी कानून तय करेगा और उसका कहाँ रहना है, खाने पीने का, सारी चीज़ें या रहने का, पढ़ाई का सारा खर्चा भी कानून द्वारा किया जाएगा। अच्छा, अब मैं लास्ट में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इसको किसी तरह से मिसयूज़ कर सकते हैं इस अधिनियम को? देखिए, मिसयूज़ तो किसी भी लॉ का हो सकता है या होता भी है। बहुत सारी चीज़ें में जो सच में देश के अंदर अपराध होता है वो उजागर नहीं हो पाता है हमेशा, या बहुत बड़े लोग या पैसे वाले लोग जहाँ इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे बहुत सी चीज़ों को दबा दिया जाता है, या गरीब लोगों के साथ कहीं ऐसा होता है उसके पेरेंट्स को पैसे दे के या ऐसी बहुत सारे प्रलोभन दे के मामलों को दबा दिया जाता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि इसके जैसे मैंने कहा कि इसमें हर तरह का प्रोविज़न है। अगर किसी के साथ बच्ची के साथ रेप होता है तो उसमें कुछ पैसे भी लगभग 10 लाख तक की एड भी मिलती है। तो कई बार उसमें मिसयूज़ भी किया जाता है कानून का, या किसी को ब्लैकमेल करने के लिए पेरेंट्स की मान लो कोई गांव में या कहीं भी आपस के झगड़े हैं तो अपने बच्ची से केस करवा देंगे। इस तरह से मिसयूज़ हर चीज़ का होता है और कानूनों का भी दुरुपयोग होता है। तो इसके लिए तो हमें अपनी मॉरल वैल्यूज़ को ही डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा तो कोई साधन अल्टरनेट इसका कोई हो नहीं सकता है। जी बिल्कुल, और अवेयर रहना पड़ेगा, सही गलत में पहचान करने की हमें क्षमता होनी चाहिए। अतुल जी, आप कार्यक्रम में आए और आपने कानून संबंधी ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और जाते जाते दर्शकों से हम यही बोलना चाहेंगे कि एज अ सोसाइटी हमको कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, तभी एक अच्छे समाज की नींव हम रख सकेंगे। आखिर हम सब इसी समाज का हिस्सा हैं और इस समाज में अच्छा बुरा जो भी होता है इसमें हम सब की भागीदारी अवश्य बनती है। तो कार्यक्रम कानूनी सलाह से अब आपसे अनुमति चाहेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।